हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। वेलकम टू फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। दिस इज आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 13 अप्रैल 2021 के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट फेयर। सो यार, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है क्योंकि आप यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो। लेकिन आप सब बच्चों से यार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है यार, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर पहली बार इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो यार आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम क्या है? करियर्स क्लाउड। कैसे डाउनलोड करोगे? इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, इस वीडियो के नीचे जो है वो दिया हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये आपको बहुत ज्यादा फायदा जो है वो देने वाली है। और जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, ओपन करोगे, तो आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू इसमें लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही लॉग इन करोगे उसके बाद आपने क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं। ये आपको आपकी जो टारगेट है उसको अचीव करवाने में आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो गाइस 12 महीने और 24 महीने की सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। प्राइस बहुत ज्यादा लो है, एक बार आप चेक करेंगे ना, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर करेगी, आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से इनहेंस करेगी, वो आप यहां से देख सकते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे डेली करंट फेयर। डेली करंट फेयर में हम आपको 3 तरह के सेक्शंस देंगे, जिसमें पहले सेक्शंस में आपको जो है वो डिटेल करंट फेयर मिलेगा हर रोज। दूसरे सेक्शन में आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में एक पीडीएफ मिलेगी उसी दिन की। फिर आप जो है वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर एक क्विज भी दे सकते हैं जो कि उसी दिन के करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। उससे आपको पता लग जाएगा कि यार कितना करंट अफेयर मुझे याद रहता है। सेम ही हम वीकली में प्रोवाइड करें। वीकली में भी 3 तरह के सेक्शन होंगे, जिसमें एक में पूरी डिटेल में उस हफ्ते का करंट अफेयर होगा, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर मिल जाएगा आपको, और एक क्विज होगा जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हो और देख सकते हो कि वीकली आपको कितना करंट अफेयर याद रहता है। नेक्स्ट होगा दोस्तों मंथली करंट अफेयर। मंथली करंट अफेयर का मतलब है इसमें हम आपको मंथ वाइज कुछ पीडीएफ्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टडी पीडीएफ। स्टडी पीडीएफ का मतलब है कि डिटेल्ड करंट अफेयर पर्टिकुलर उस महीने का आपको मिल जाएगा, जिससे आप जो है वो आराम से बैठ के उसको पढ़ सकते हो। रिवाइज करने के लिए आप यूज करोगे दूसरी पीडीएफ जो कि क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ होगी। मतलब जो थ्योरेटिकल करंट अफेयर, डिटेल्ड करंट अफेयर था, उसको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको देते हैं ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सको। नेक्स्ट होगा बेस्ट 100 करंट अफेयर, मतलब टॉप 100 करंट अफेयर आपको क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे ताकि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो सके और एग्जाम से पहले आप इन बेस्ट करंट अफेयर्स को पढ़ सको। लास्ट होगा दोस्तों पॉकेट पीडीएफ। नाम से पता लग रहा है कि आप अपनी एग्जाम से पहले फटाफट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में तो आप रिवाइज कर ही लोगे, थ्योरेटिकल फॉर्मेट में रिवाइज करने के लिए इस पीडीएफ का यूज कर सकते हो। तो डेली, वीकली और मंथली तो दोस्तों आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ्स दे रहे हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस को एकदम बेहतर बना देगा और आपका एग्जाम क्लियर करने में आपको आसानी होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्मार्ट पीडीएफ्स, जिसको हम कहते हैं टॉपिक वाइज पीडीएफ, और जिस तरह से आपकी एग्जाम की नीड है उसी टॉपिक को आप जो है वो पहले रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि आपको लगता है कि यार मुझे एप्स और वेब पोर्टल जो है वो फटाफट रिवाइज करने हैं, तो आप इससे रिवाइज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करना है, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को आप रिवाइज करना चाहते हो, तो इस तरह की 20 पीडीएफ आपको अलग अलग फॉर्मेट में जो है वो मिलती हैं। नेक्स्ट होगा जो बच्चे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको हम 2 सेक्शन अलग से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक सेक्शन में आपको बैंकिंग और इकोनॉमी के डिटेल्ड करंट अफेयर और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे। दूसरा, आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर क्विज दे सकते हैं, जिससे आप बैंकिंग अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से जो है वो रिवाइज भी कर सकते हो। एक होगा दोस्तों एग्जाम पीडीएफ। एग्जाम पीडीएफ का मतलब है इसमें हम कंपाइल कर रहे हैं हर महीने करंट अफेयर्स को, जिससे क्या होगा कि आप अपने एग्जाम से पहले एक ही पीडीएफ से पढ़ के जो है वो रिवाइज करके जा सकते हो। एक होगा दोस्तों स्पेशल करंट अफेयर। स्पेशल का मतलब बजट इकोनॉमिक सर्वे, जिसमें हम आपको डिटेल्ड बजट और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के होंगे वो प्रोवाइड करेंगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट होगा दोस्तों स्टेट करंट अफेयर सेक्शन। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हैं, लाइक एसएससी दे रहे हैं, आप लोग बैंकिंग दे रहे हैं, तो यार अपनी स्टेट के भी तो आप एग्जाम दे रहे होंगे। अगर आप अपनी स्टेट के भी एग्जाम दे रहे हैं तो हम हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। तो यार फटाफट जो है वो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और आपकी स्टेट की प्रिपरेशन को भी अच्छा कर लें। तो गाइस इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन है। फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इसको डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ईमेल के थ्रू लॉगिन कर लें और 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर लें। यार प्राइस बहुत ही कम है, एक बार चेक जरूर करें और खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चेक जरूर करना है, लेना ना लेना वो आपके ऊपर है, लेकिन चेक एक बार जरूर करना है। और 1 साल की सब्सक्रिप्शन और 2 साल दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। उसके ऊपर भी दोस्तों 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहे हैं हम। अगर आप इस कोड को यूज करोगे H10 को, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट जो है वो जरूर मिल जाएगा।
तो फिर स्टार्ट करते हैं यार आज का करंट अफेयर जो है 13 अप्रैल 2021 का। लेकिन फिर से बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यार एक टारगेट को आपने अचीव करवाना है मुझे, वो क्या है 700 प्लस लाइक्स का। चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करना है आपने शेयर करना है इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के साथ, और इसमें पहला क्वेश्चन है विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म इन 2021 ईई ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, जिसको हम 74th एडिशन भी कह सकते हैं, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड, जिसको हम बाफ्टा के नाम से जानते हैं। और उस अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो दोस्तों किसको दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बाफ्टा अवार्ड के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। और आपको पता है कि ए आर रहमान जी को रिसेंटली क्या बनाया गया था, ए आर रहमान जी को बनाया गया था इंडिया का बाफ्टा ब्रेक थ्रू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जिसमें उन्होंने 5 पर्सनैलिटीज को चुनना था। वो भी मेरे ख्याल से सारे बच्चों को याद होगा, मैं बहुत बार रिवाइज करवा चुका हूं। अभी दोस्तों बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स की बात हो रही है, तो इसमें सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो किसको मिला है, नोमैड लैंड को मिला है। तो दोस्तों याद रखना है वन ऑफ द फेमस मूवी, मतलब मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों ने शायद देखी भी होगी, लेकिन फिर भी आपने जो है वो इसके बारे में याद रखना है कि नोमैड लैंड को बेस्ट मूवी का जो है या बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है वो मिला है। लेकिन नोमैडलैंड जो है वो दोस्तों 4 अवार्ड जो है वो बाफ्टा के अंदर जीत चुकी है। वो कौन कौन से अवार्ड जीत चुकी है, बेस्ट फिल्म का तो आपको पता लग गया जीत चुकी है, और साथ ही साथ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार नोमैडलैंड को डायरेक्ट करने वाले जो बंदा है वो कौन है। तो मैं नाम यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको याद रखें। नाम जो है वो क्या है उनका, क्लोई और चलोई ज़हाओ। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, लेकिन फिर भी जो है वो आपने समझ लेना है। क्लोई ज़हाओ जो है वो इन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। तो बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्लोई को। बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो भी नोमैडलैंड की एक्ट्रेस को मिला है, और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी जो है वो नोमैडलैंड को मिला है। सारे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ऑप्शंस को भी आप देख लें एक बार, मैं इसको रब कर देता हूं। प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, ये दोस्तों अवार्ड मिला है बेस्ट ब्रिटिश फिल्म को। बेस्ट ब्रिटिश फिल्म को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। सोल मूवी को अवार्ड मिला है किसका, बेस्ट एनिमेटेड मूवी का अवार्ड जो है वो दिया गया है, बेस्ट एनिमेटेड मूवी। माई ऑक्टोपस टीचर बेस्ट बायोग्राफी है। तो याद रखेंगे सारे के सारे अवार्ड जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूं। बेस्ट फिल्म नोमैडलैंड, बेस्ट ब्रिटिश फिल्म जो है वो प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, बेस्ट एनिमेटेड मूवी वो है सोल, और बेस्ट बायोग्राफी जो होगी वो किसकी होगी, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री आप कह सकते हो बेसिकली, माई ऑक्टोपस टीचर। तो ये सारी की सारी आपने याद रखनी है मूवी। लेकिन इसमें कुछ अवार्ड्स और याद रखने आपने, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से आप याद रखोगे। यहां पे आप देख सकते हो नोमैडलैंड ने 4 अवार्ड जीते हैं। कौन कौन से जीते हैं, बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जो है वो इसी मूवी की हीरोइन को मिला है, और साथ ही साथ बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड भी इसी को मिला है। तो वैसे तो बहुत सी कैटेगरी हैं दोस्तों, 25 तरह की कैटेगरीज हैं, लेकिन इसमें आप 9 देख रहे हो, लेकिन आपने यार 9 भी नहीं याद करनी। आपने याद क्या करना है, बेस्ट फिल्म, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म, दोनों मैं बता चुका हूं आपको, कवर कर चुके हैं हम। बेस्ट डायरेक्टर हम कवर कर चुके हैं, ये आपने याद रखना है, क्लोई ज़हाओ। और बेस्ट लीडिंग एक्टर याद रखना है दोस्तों, एंथनी हॉपकिंस। क्या याद करना है, एंथनी हॉपकिंस। इनको कौन सी मूवी के लिए मिला, द फादर के लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है मूवी, बेस्ट लीडिंग एक्टर पूछा है तो एक्टर का नाम ही आप याद रखेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस दोस्तों जिसकी हम बात कर रहे थे, उनका नाम है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट, और नोमैडलैंड की एक्ट्रेस को यह मिला है। किस तरह से याद करोगे, नोमैडलैंड के पीछे भी एंड है दोस्तों, और मैकडॉर्मेंट के पीछे भी एंड है। थोड़ा सा जो है वो हिंट यहां से आपको मिल सकता है कि आपने इसको याद रखना है। तो 5 कैटेगरीज तो आपने ये याद रखनी है, बेस्ट फिल्म, आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट लीडिंग एक्टर, बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस, और एक आपने क्या याद रखना है यहां पे, बेस्ट या आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म, एनिमेटेड मूवी, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। तो आपको देखो कितनी कैटेगरी से मैंने बचा लिया है कि जो याद नहीं करनी है आपने यही याद कर लो, यही बहुत है। इन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो एक ना एक आपके लिए आ जाएगा। और दोस्तों ये जो ई आप देख रहे हो, ये बेसिकली स्पॉन्सर था इस अवार्ड का, क्योंकि ये एक ब्रिटिश मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और ये फर्स्ट 5G नेटवर्क जो है वो ब्रिटेन के अंदर लॉन्च करने वाली कंपनी भी है। तो बहुत ज्यादा कुछ इसके अंदर और याद नहीं करना। और बाफ्टा का जो आप कह सकते हो गठन है वो कौन से ईयर में किया गया था, बाफ्टा को स्टार्ट किया गया था जब इंडिया को आजादी मिली थी 1947 में। तो सिंपल याद रहेगा। इसका हेडक्वार्टर कहां पे होगा दोस्तों, बाय डिफॉल्ट ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड्स हैं, तो इसका मतलब कहां पे होगा, लंदन के अंदर होगा। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों एक रीसेंट रिलेटेड न्यूज देख लेते हैं। रीसेंट रिलेटेड न्यूज क्या है कि एशियन फिल्म अवार्ड्स अकेडमी जो है वो रिसेंटली प्रेजेंट किए गए थे, और 14th एशियन फिल्म अवार्ड्स दिए गए, और उसका होस्ट कौन सा कंट्री था, साउथ कोरिया। एक तो आपने ये याद रखना है कि एशियन फिल्म अवार्ड साउथ कोरिया में हुए थे, और इंडिया की तरफ से गली बॉय को यहां पे बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिला था, और वो किसको मिला था, कर्श काले
और साल्वेज ऑडियो कलेक्टिवली, दोनों को इकट्ठा जो है वो ये अवार्ड दिया गया, बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक अवार्ड 2020। और गली बॉय दोस्तों याद रखनी है, जोया अख्तर ने क्या की थी, डायरेक्ट की थी। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको इस क्वेश्चन से मिल चुकी है। फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्पेसएक्स अनाउंस द 4 मेंबर क्रू फॉर द वर्ल्ड फर्स्ट ऑल सिविलियन अर्थ ऑर्बिटर मिशन। जो स्पेसएक्स है, एलन मस्क की आप कह सकते हो कंपनी है, उन्होंने जो है वो फैल्कन 9 जो उनका आप कह सकते हो रॉकेट इंजन है, उसके थ्रू उन्होंने 4 मेंबर्स को भेजना है और ये पहला सिविलियन अर्थ ऑर्बिटर मिशन होगा जिसमें जो है वो लोग जाएंगे, 4 मेंबर जो है वो वहां पे भेजे जाएंगे। मिशन का जो है वो आपने क्या बताना है, नाम बताना है। यार फटाफट, मैं सारे बच्चों के आंसर की यार वेट कर रहा हूं। ऐसे करते हैं कि रेदर देन हम आंसर की वेट करें, हम ऑप्शंस को क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जैसे कि यार आप देख रहे हो, पहला ऑप्शन है चंद्रयान 3। आपको पता है चंद्रयान 3 जो है वो 2022 में जो है वो भेजा जाएगा। इसको ल्यूनर लैंडर मिशन भी जो है वो कहा जाता है। मतलब ल्यूनर सरफेस पे जो है वो हमारा लैंडर रोवर को उतारा जाएगा, जो कि चंद्रयान 2 का ही अगला वर्जन है। तो चंद्रयान मतलब नाम से पता लग रहा है, ल्यूनर सरफेस मतलब चंद्रमा के ऊपर जो है वो भेजा जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आएगा आदित्य L1। आदित्य L1 का मतलब है ये सोलर मिशन है। मतलब हम कह सकते हैं कि आदित्य L1 जो है वो सूरज के पास जो है वो भेजा जाएगा, वहां पे सोलर कोरोना को देखा जाएगा और ये 2022 में ही एक्सपेक्टेड है कि इसको भेजा जाएगा। मंगलयान, यार आपको पता है कि मंगल ग्रह के ऊपर भेजा जाएगा, मार्स के ऊपर भेजा जाएगा, इसको MOM2 भी कह सकते हैं हम, मिशन ऑन मार्स 2। तो ये भी जो है एक्सपेक्टेड है 2024 तक जो है वो इसको भेजा जा सकता है। तो ये सारे के सारे दोस्तों जो मिशन आप देख रहे हो, ये सारे के सारे इसरो के हैं। और एक ही ऑप्शन बचा है और वो कौन सा बचा है, इंस्पिरेशन 4। तो याद रखना है इंस्पिरेशन 4 जो है वो क्या होगा, आंसर होगा, इसको याद रखेंगे। और ये कब भेजा जाएगा दोस्तों, ये भेजा जाएगा 15 सितंबर 2021 को। तो बहुत सी चीजें यहां से पता लग गई, लेकिन नाम नहीं याद रखना किसी का भी। मतलब जो 4 बंदे भेजे जा रहे हैं उसका नाम जो है वो आप नहीं याद रखोगे, और बहुत सी चीजें याद रखने के लिए तो नाम जो है वो यहां पे आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। रिसेंटली ये 3000 साल पुराना एक जो है वो टाउन मिला है, जो कि कहां पे जो है वो उसकी खुदाई की गई, उससे यहां पे पता लगा कौन सी कंट्री में वो मिला है। तो यार 3000 साल पुराना मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी पुरानी चीज जो है वो हमने ढूंढ ली है। बेसिकली कौन सी कंट्री के अंदर है, मैं आपको एक जगह बताता हूं, सिटी ऑफ लग्जर उसको कहा जाता है। सिटी ऑफ लग्जर जो है वो कौन सी कंट्री के अंदर है दोस्तों, इजिप्ट के अंदर है। तो आंसर क्या होगा इसका, इजिप्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कवर करना है आपने और इसको याद रखना है दोस्तों। इस सिटी को राइज ऑफ एटन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइज ऑफ एटन। मतलब जो सूरज की डिस्क है उसको जो है वो एटन कहा जाता है, इसलिए इसको राइज ऑफ एटन भी कहा जाता है। या फिर इसको एक और नाम दिया गया है, लॉस्ट गोल्डन सिटी। क्या कहा जाता है, लॉस्ट गोल्डन सिटी, क्योंकि यार इसका एरिया बहुत बड़ा है। और कौन सा राजा यहां पे रूल करता था, यहां पे रूल करता था एमिनोटेप। तो याद रखना, मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको थोड़ा सा लंबे समय तक ये न्यूज याद रहे। अगर आप इसको रिवाइज भी मत करो तब भी आपको याद रहेगा। अमीनोटेप जो है, अमीनोटेप 3 पूरा नाम है उनका, तो वो रूल करते थे यहां पे। कब रूल करते थे, 1391 से लेके 1353 बिफोर कॉमन एरा। मतलब जीसस क्राइस्ट से पहले की बात कर रहा हूं यार। तो ये समय जो है वो उल्टा चलता है, आपको पता है। तो उस टाइम पीरियड पे इन्होंने रूल किया था और माना जाता है कि इजिप्ट की सबसे पुरानी सिटी हो सकती है और सबसे बड़ी सिटी हो सकती है। इसमें हमें जो है वो मिट्टी के कुछ घर मिले हैं, कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, कुछ पुराने टूल्स मिले हैं, जिससे पता लगता है कि ये उस टाइम पीरियड की सभ्यता से कुछ ना कुछ मिलते जुलते हैं। कौन सी रिवर के पास मिला है दोस्तों, ये नाइल रिवर। क्योंकि आपको पता है इजिप्ट में दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नाइल है, वो इजिप्ट में मिलती है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो उसके आसपास ये मिली है साइड। और यहां पे दोस्तों एक वर्कशॉप मिली है जिसको गोल्डन फिश वर्कशॉप भी कहा जा सकता है। मतलब जिन्होंने खुदाई की है उन्होंने ये बताया कि इसको गोल्डन फिश वर्कशॉप जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मीट को जो है वो ड्राई, मतलब उसको ड्राई किया जाता था, सुखाया जाता था, फिर उसके जो है वो कपड़े बनाए जाते थे। और 3 डिस्ट्रिक्ट्स के सबूत मिले, मतलब 3 छोटे छोटे एरिया के सबूत मिले हैं। एक के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, एक के अंदर वर्कर्स रहते थे, एक के अंदर इंडस्ट्रीज होती थी। तो ये सारी चीजें दोस्तों हमें कहां पे मिली है, इजिप्ट का एक शहर जिसका नाम है लग्जर। तो वहां पे ये मिली है, लॉस्ट गोल्डन सिटी या राइज ऑफ एटन के नाम से जाना जाता है। कौन सा राजा वहां पे रूल करता होगा, यहां पे रूल करता होगा उस टाइम पीरियड पे एमिनोटेप 3। और कौन से ईयर में रूल करता, तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिल चुकी है और आप यहां पे देख सकते हो। इजिप्ट अनवील्स 3000 ईयर ओल्ड लॉस्ट सिटी नियर लग्जर, जिसको हमने नाम दे दिया लॉस्ट गोल्डन सिटी।
लेकिन इसी के साथ दोस्तों आपने इजिप्ट के बारे में जरूर याद रखना है। इजिप्ट की कैपिटल जो है वो कौन सी है? कैरो। ये मेरे ख्याल से बच्चों को पता होगा, इजिप्ट की कैपिटल कैरो है। करेंसी जो है इजिप्शियन पाउंड है, ये भी आपको याद होगा। लेकिन यहां के प्रेसिडेंट कौन है वो भी आप याद कर लेंगे। प्रेसिडेंट है अब्दुल फता अल सीसी। मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि फिर से आपको कोई डाउट ना रहे। कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पे होगा नाम उनका अब्दुल फता अल सीसी। फता अल सीसी, तो ये उनका नाम है। और एक बार अगर आपने पढ़ा होगा तो मेरे ख्याल से ऑप्शन में आप गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट बढ़ते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स एक्सचेंज? दोस्तों ये एक एप्लीकेशन का नाम है, एक फैंटेसी एप्लीकेशन है। जिस तरह से आपको पता है कि स्पोर्ट्स से लेकर या टीम बनानी है और कुछ करना है, तो वहां पे इस तरह की फैंटेसी एप्लीकेशन जो है वो आपको दिख रही है। किसको रिसेंटली जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इस फैंटेसी एप्लीकेशन का, और कौन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो इसमें भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन को एलिमिनेट हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आप आंसर देख लें। इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी शा होगा। पृथ्वी शा जो है वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 800 रन बनाए थे, और सबसे पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 800 रन बनाए थे विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर। और पृथ्वी शा जो है वो 2018 की जो अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता था उसके कैप्टन भी रहे हैं। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आजकल आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल में ही वो क्या करेंगे? स्पोर्ट्स एक्सचेंज को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। तो दोस्तों बाकी ऑप्शन भी जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यार ये भी रिसेंटली अलग अलग तरह के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो समृति मंदाना, समृति मंदाना को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? एक आप कह सकते हो प्लेयर्स स्पोर्ट इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। लेकिन ये अकेले नहीं बनी, समृति मंदाना प्लेयर स्पोर्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनी है किसके साथ? भुवनेश्वर कुमार के साथ। और साथ ही साथ ये बनी है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये यार बैंकिंग के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर। दो चीजों के आपने याद रखना है, एक तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सचिन तेंदुलकर ने कुछ स्टेक खरीदा तो बाय डिफॉल्ट उसके ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। और एक पेटीएम फर्स्ट गेम्स, तो ये भी आपने याद रखना है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स के। पंकज त्रिपाठी जी खादी बिहार, मतलब बिहार खादी के क्या बने हैं? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पंकज त्रिपाठी एक रिनाउंड एक्टर और मिर्जापुर के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले पृथ्वी शा जी के बारे में उनकी फोटो देख लें, आपको शायद उनका चेहरा याद आके जो है वो काफी चीजें याद रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और ये पिक्चर से है, और इस बंदे को यार याद कर लो। ये बंदा बहुत ही खास है पूरे वर्ल्ड के लिए, और मतलब ये जो भी करते हैं कुछ अलग ही करते हैं। और अब इन्होंने एक चीज अलग कर दी है, क्योंकि रशिया के अंदर एक कानून था कि कोई भी बंदा 2 बार लगातार प्रेसिडेंट जो है वो बन सकता है, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। मतलब कोई भी बंदा 2 बार ही लगातार प्रेसिडेंट बन सकता है, इससे ज्यादा बार नहीं बन सकता। तो इस कानून को उन्होंने जो है वो अमेंड कर दिया है। अब जो है वो उन्होंने इसको बदल के जो है 2 बार जो है वो और कह दिया। मतलब 2 बार तो बन ही सकता है, 2 बार और बन सकता है। तो यार 2024 तक तो वो बने ही हुए हैं, तो 2024 से 30 तक अब बन जाएंगे, और 30 से लेके कहां तक बन जाएंगे? 36। मतलब अब उन्होंने अलाउ कर लिया है अपने आप को कि वो 24 से 30 तक भी रह सकते हैं, 30 से 36। मतलब लगातार अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो और भी 2 बार लगातार जो है वो सर्व कर सकते हैं। मतलब अब वो 2036 तक रह सकते हैं। तो इस चीज को आपने याद कर लेना है। हम बात कर रहे हैं यहां पे व्लादिमीर पुतिन की, तो बहुत ही फेमस नाम है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पटीन जो इस टाइम पीरियड पे उनका जो टाइम पीरियड कंप्लीट होगा वो 4th टर्म होगी प्रेसिडेंट की, जो 2024 में कंप्लीट करेंगे, और 2 बार लगातार जो है वो क्या होंगे? रशिया के प्रेसिडेंट बन जाएंगे 2024 तक, जो जब तक उनका टाइम पीरियड कंप्लीट होगा। और रशिया में टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कि कितने साल का है? 6 साल का। और रशिया की पार्लियामेंट के लोअर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? दूमा या डूमा के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन उससे पहले यार हमारे टारगेट को अचीव करवाना है, 700+ लाइक्स आपने प्रोवाइड करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो हम पहले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैज लॉन्च्ड वन ऑफ द इंडियाज फर्स्ट मार्केट प्लेसेस फॉर नॉन फंजिबल टोकन्स? यार यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सारे क्वेश्चन के अंदर है नॉन फंजिबल टोकन्स। देखिए यार मैं आपको सिंपल सी एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। एक वर्ड होता है फंजिबल, इसको समझ लो बहुत अच्छे से। फंजिबल का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जैसे मेरे पास रुपी है ना, मान लो 10 रुपए का नोट है, तो मैंने किसी से है ना 10 रुपए ही ले लिए, उसको अपने 10 रुपए दे दिए। मतलब जो चीज मेरे पास है वो किसी और के पास भी हो सकती है, तो उसको मैं क्या कहूंगा? फंजिबल। मतलब वो किसी और के पास भी है, लेकिन जो चीज सिर्फ आपके पास है
और आप किसी को जो है वो ऑक्शन करके बेच सकते हो, आप किसी को, लेकिन वो चीज यूनिक है, आप ही के पास है। जैसे मैं कहूं मोनालिसा की पेंटिंग है ना, मोनालिसा की पेंटिंग वो क्या है दोस्तों, वो नॉन फंजिबल है, मतलब वो ऐसे नहीं हर किसी के पास होगी, वो सिर्फ एक ही है। तो अब उन्होंने कह दिया कि यार जो भी डिजिटल चीजें होंगी उनके भी जो है वो आप क्या कर सकते हो, उनके भी आप जो है वो पेटेंट्स ले सकते हो, उनके भी राइट्स ले सकते हो, तो वो क्या बन जाएगा, नॉन फंजिबल टोकन बन जाएगा। तो जैसे कि ट्वीट है, इवन किसी ने ट्वीट कर दिया तो वो ट्वीट यार उसी का है, वो कोई और नहीं कर सकता, अगर करता है तो वो क्या हो जाएगा, उसको जो है वो सजा हो सकती है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसने जो है वो कॉपीराइट्स का उल्लंघन किया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्वीट्स भी जो है वो अब क्या हो गए, नॉन फंजिबल टोकन्स में आ सकते हैं, क्योंकि वो ट्वीट्स उसी बंदे का था। तो याद रखना है, कोई भी डिजिटल चीज, चाहे वो फोटो है, चाहे वो आप वीडियो है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो ट्वीट है इवन, तो चाहे मतलब कोई मैसेज है इवन, तो उसका जो है वो आप क्या कर सकते हो, उसका पेटेंट आप ले सकते हो और वो क्या बन जाएगा, नॉन फंजिबल टोकन बन जाएगा। तो ये है दोस्तों नॉन फंजिबल टोकन। अब कौन सी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिन्होंने नॉन फंजिबल टोकन, डिजिटल टोकन्स को जो है वो नॉन फंजिबल टोकन्स में अलाउ कर दिया, वो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है वजीर एक्स। तो मेरे ख्याल से नॉन फंजिबल यहां पे जो इंपॉर्टेंट थी टर्म, वो आपको यहां से क्लियर होगी। और वजीर एक्स दोस्तों एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करने का प्लेटफॉर्म है जो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, और इसको पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी ट्रेड प्लेटफॉर्म है बाइनेंस, उसने इसको खरीद लिया था 2019 में, मतलब 2019 और 2019 में उन्होंने वजीर एक्स को खरीद लिया था। तो इसका मतलब ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो बाय वॉल्यूम जो है वो सबसे बड़ा जो है वो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है। इवन 2021 के एंड तक ये पर डे जो है वो $1 बिलियन का ट्रेड करने के सक्षम हो जाएंगे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। और दोस्तों जो आप ये डी ऑप्शन पढ़ रहे हो, यूनिकस, यूनिकस भी जो है वो न्यूज में रहा, क्योंकि 2020 के एंड में वर्ल्ड का सबसे पहला क्रिप्टो बैंक खोला गया। याद करना आपने, वर्ल्ड का सबसे पहला क्रिप्टो बैंक खोला गया। ये ज्वाइंट वेंचर है दोस्तों, एक आप कह सकते हो क्रिप्टो करेंसी बैंक है यूनाइटेड किंगडम का, वो है कैशा, उसके साथ मिलके एक जयपुर बेस्ड यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उन्होंने मिलके जो है वो यूनिकस को खोला था। ये वर्ल्ड का सबसे पहला क्रिप्टो बैंक है। और इसकी खास बात क्या है, यूनिकस का हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर के अंदर है। तो यार ये सारी चीजें आपने याद रखनी है, बहुत सी चीजें मैं आपको आजकल बता रहा हूं, इस चीजों को आपने याद रखना है। तो यहां पे भी आप पढ़ सकते हैं, वजीर एक्स लॉन्च वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर द नॉन फंजिबल टोकन। और नॉन फंजिबल आपको क्लियर हो गया होगा कि जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, क्रिएटर्स हैं, वो ऑक्शन कर सकते हैं अपने डिजिटल एसेट्स का ओवर द ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म एंड अर्न रॉयल्टी। मतलब अगर आपने कोई ट्वीट किया है, आपने कुछ भी किया है, तो डिजिटली आपने कोई फोटो बनाई है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन जो है वो बेच सकते हो किसी को, क्योंकि वो आपकी ओरिजिनलिटी है, उसका कॉपीराइट जो है वो आपके पास होगा। तो नॉन फंजिबल क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। और साथ में दोस्तों आपने याद रखना है वजीर एक्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर जो है वो दोस्तों कहां पे मिलेगा आपको, मुंबई के अंदर। और इसको जो है वो 2019 के अंदर बाइनेंस, जो कि पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, उसने खरीद लिया था। और इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है निश्चल शेट्टी। याद कर लें, इसके फाउंडर कौन है, निश्चल शेट्टी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोबी सफर, तो नाम से पता लग रहा है, मोबी सफर पार्टनर विद विच बैंक एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू लॉन्च मोबी सफर वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड। तो यार एक कार्ड लॉन्च कर रहे हैं और वो वर्चुअल होगा, मतलब फिजिकल नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर दिखेगा या पोर्टल के ऊपर दिखेगा। उस कार्ड का नाम क्या है, मोबी सफर वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड। मतलब उसको कौन जो है वो पावर कर रहा है, वो है रुपए। और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी उसको लॉन्च कर रहा है, लेकिन साथ में एक बैंक भी जुड़ा हुआ है, और वो बैंक कौन सा है दोस्तों, येस बैंक है। तो इस चीज को याद कर लें कि कौन सा बैंक जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, येस बैंक जो है वो जुड़ा हुआ है, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मोबी सफर के साथ जो है वो जुड़ के जो है वो एक कार्ड लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है मोबी सफर वर्चुअल रुपए प्रीपेड कार्ड। इस वर्चुअल प्रीपेड कार्ड का आप कैसे यूज करोगे, इसको असेस कर सकते हो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू या अपने डेस्कटॉप से, मतलब इसको पोर्टल के थ्रू भी जो है वो आप इसको यूज कर सकते हो। तो क्या होगा, जो भी आपके वॉलेट में पैसे पड़े होंगे उससे आप जो है वो टिकट्स खरीद सकते हो। इस वर्चुअल कार्ड के थ्रू जो है वो होटल्स की बुकिंग कर सकते हो, रिटेल शॉपिंग कर सकते हो, मूवी टिकट्स खरीद सकते हो। तो इससे क्या होगा यार, बहुत सी चीजें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएंगी कि आपको फिजिकली कोई कार्ड रखने की जरूरत नहीं, आपको ये डर नहीं रहेगा वो गुम हो जाएगा। तो ऑनलाइन ही जो है वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसकी एक खास बात है कि इसको लॉन्च किसने किया, हमारे बहुत ही फेवरेट कपिल देव जी ने इसको जो है वो लॉन्च किया। ये इसकी एक खास बात जो है वो यहाँ पे रहेगी।
जाएगी। और दोस्तों मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको येस बैंक के बारे में एक दो चीजें बता दूं। येस बैंक जो है वो 2004 में जो है वो लॉन्च किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिल जाएगा। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। और इसकी टैगलाइन क्या है? एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। क्या है? एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टीज। तो इसको भी आपने क्या रखना है? याद रखना है। येस बैंक के बारे में जरूर याद रखना है। और येस बैंक ने रिसेंटली जो है वो एक वुमेन इंटरनेशनल डे के ऊपर जो है वो एक फैसिलिटी लॉन्च की थी जिसका नाम था येस असेंस। क्या था? येस असेंस। इसका मतलब था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को या वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए उन्होंने इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया था। तो आप यहां पे देख सकते हो मोबी सफर पार्टनर्स विद येस बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एनपीसीआई के बारे में जरूर याद रखें कि इसका गठन 2008 में हुआ था। 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। और साथ ही साथ इसके हेड मतलब एमडी और सीईओ कौन है? दिलीप असबे हैं। कौन है? दिलीप असबे। ये भी आपने याद रखना है। और एनपीसीआई का हेडक्वार्टर जो है वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, मुंबई महाराष्ट्र। तो आप यहां पे देख सकते हैं इट कैन बी यूज टू बुक एयरलाइन टिकट, होटल, कोई भी चीज के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। और इसका उद्घाटन दोस्तों किसने किया है? कपिल देव जी ने इसका उद्घाटन किया है। और आपको येस सेंस के बारे में बता चुका हूं कि वुमेन कस्टमर्स को अलग अलग तरह का लोन देने के लिए, हेल्थ केयर बेनिफिट देने के लिए ये येस सेंस नाम का प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया था। तो सारी जानकारी इस क्वेश्चन के अंदर हम ले चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हु पार्टिसिपेटेड इन द 103rd डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ 2021। तो 2021 की वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो मीटिंग हुई जिसका नाम था डेवलपमेंटल कमेटी मीटिंग, उसमें इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? इवन इंडिया ही नहीं दोस्तों, उन्होंने इंडिया को मिला के 3 और कंट्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट किया था। मतलब टोटल 4 कंट्रीज को जो है वो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। लेकिन उससे पहले मैं आपको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में बताना चाहूंगा कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है वो दोस्तों दोनों इकट्ठे बनाए गए थे 1944 में। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहा जाता है। इसको याद कर लें, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ब्रेटन वुड ट्विंस, ब्रेटन वुड एक जगह है हैम्सफेयर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। यहां पे इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो खत्म हुई थी और बहुत सी कंट्री डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी। तो उनको पैसा देने के लिए जो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया था। और वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम आपको पता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके नाम से पता लग रहा है कि रिकंस्ट्रक्ट और डेवलप करना है हमने दूसरी कंट्रीज को। दोनों का हेडक्वार्टर दोस्तों सेम है, वॉशिंगटन डीसी में है। लेकिन अब इनकी मेंबर कंट्रीज अलग अलग हो चुकी हैं। पहले जो है वो दोनों की मेंबर कंट्रीज का जो नंबर था वो सेम था, लेकिन अब एक नंबर जो है वो बढ़ गया है आईएमएफ का। आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज 190 हैं। रिसेंटली अंडोरा को जो है वो ऐड किया गया था। वर्ल्ड बैंक की अभी भी मेंबर कंट्रीज कितनी है? 189 है। और वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो डेविड मलपास हैं और आईएमएफ की क्रिस्टीना हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और इंडिया की तरफ से 103rd डेवलपमेंटल कमेटी को किसने रिप्रेजेंट किया? निर्मला सीतारमन जी ने जो है वो रिप्रेजेंट किया, जो कि हमारी यूनियन मिनिस्टर हैं। किसकी? फाइनेंस मिनिस्टर हैं दोस्तों। ये तो मेरे ख्याल से बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी नहीं पता तो आपको बहुत चीजें जो है दोस्तों रिवाइज करनी पड़ेंगी। और मैं बता रहा था कि इन्होंने सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं किया इस मीटिंग के अंदर, इन्होंने बांग्लादेश को रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने भूटान को रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने श्रीलंका को रिप्रेजेंट किया। मतलब अगर मैं कहूं तो इन्होंने इंडिया की फ्रेंडली कंट्रीज को जो है वो क्या किया है? रिप्रेजेंट किया है। और इन्होंने दोस्तों एक स्टेटमेंट दी कि ठीक है कि हमने जो है वो कोविड-19 के अंदर बहुत सी चीजें की हैं और इंडिया ने ऑलमोस्ट जो है वो 27.1 लाख करोड़, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है यार, 27.1 लाख करोड़ रुपीस जो है वो आत्मनिर्भर पैकेज जो है वो दिया है, जो कि इंडिया की 13% जीडीपी बनती है। मतलब बहुत बड़ा पैसा जो है वो इन्होंने जो है वो दे दिया। और इन्होंने ये भी कहा है कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप है वो अफोर्डेबल और असेसेबल जो है वो वैक्सीन जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड करेगा और लोगों को जो है वो मिलनी चाहिए। जैसे कि इंडिया में आपको पता है 45 ईयर अभी दौर चल रहा है कि 45 से ऊपर ऊपर जिनकी एज है उनको वैक्सीनेशन जो है वो हो जाएगी उनकी, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल रही है, हर जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यार वो आपको वैक्सीन जो नहीं मिल रही है, उसमें ब्लैकिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल रही है। तो इस चीज को याद रखना है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आईएमएफ आ गया, वर्ल्ड बैंक आ गया, तो अपने आप में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फटाफट अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। स्विच ऑन साइंड एन एमओयू विद विच बैंक फॉर सोलर पंप फाइनेंसिंग थ्रू लॉस डिफॉल्ट गारंटी फंड। तो देखो यार, जो बैंकिंग के स्टूडेंट है उनके लिए एक नई टर्म आ गई है, लॉस डिफॉल्ट गारंटी फंड। ये क्या होता है? तो यार ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें क्या होगा कि एक लेंडर होगा, एक बोरोर होगा। तो बाय डिफॉल्ट एक लेंडर होगा, एक बोरोर होगा। जिसने पैसे बोरो किए होंगे, अगर वो पैसे नहीं लौटा पाया तो एक थर्ड पार्टी होगी।
मतलब जो इसके बीच में होगी वो थर्ड पार्टी क्या करेगी, यहां पे वो पैसे को क्या करेगी, पे करेगी। मतलब वो बर्डन जो है यार उसका नहीं है जिसने बोरो किया, वो बर्डन है उस थर्ड पार्टी का। अगर वो पैसे नहीं दे पाया बोरो, तो जिसने बोरो किए थे, तो थर्ड पार्टी जो पैसा पे करेगी। तो इसीलिए इस फंड को बनाया गया जिसका नाम है लॉस डिफॉल्ट गारंटी फंड। अगर कोई लॉस हो भी जाता है तो उसमें गारंटी है कि वो फंड वापस आएगा ही आएगा, थर्ड पार्टी जो पैसे को पे कर देगी। और स्विच ऑन कंपनी जो है ये सोलर पंप जो है वो प्रोवाइड करेगी। फाइनेंस इसमें कौन करेगा, फाइनेंस करेगा पीएनबी बैंक दोस्तों। तो आंसर क्या होगा इसका, पंजाब नेशनल बैंक, डी जो है वो क्या होगा, आंसर होगा। रिसेंटली स्विच ऑन ने जो है वो दोस्तों आरबीएल बैंक के साथ भी टाई अप किया था, एक्सिस बैंक के साथ भी टाई अप किया था कि वो 100 सोलर पंप्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये दोनों के दोनों प्राइवेट बैंक्स थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नेशनलाइज बैंक के साथ जो है वो टाई अप किया है स्विच ऑन ने, वो भी सोलर पंप्स को प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका मतलब इसमें कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी आपको देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि फंड की सिक्योरिटी है कि थर्ड पार्टी जो है वो यहां पे करी देगी। तो आपने याद रखना है कि पीएनबी ने ये एमओयू साइन किया है स्विच ऑन के साथ, जो कि सोलर पंप फाइनेंस पीएनबी करेगा और सोलर पंप्स जो हैं वो ये स्विच ऑन कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो इसका मतलब ये मेन एम यही है कि इस फंड का, कि जो अनबैंक्ड है, मतलब जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना, और बिना कुछ गिरवी रखे हुए क्लीन एनर्जी को प्रमोट भी कर देना, उनको जो है वो सारी चीजें प्रोवाइड कर देनी। कौन सा, फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी फंड के थ्रू, इसको याद रखना है आपने। और स्विच ऑन ऑलरेडी पार्टनरशिप कर चुका था आरबीएल एक्सिस के साथ, अब किसके साथ साइन अप कर चुके हैं, ये पीएनबी के साथ साइन कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन के अंदर। और पीएनबी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीएनबी की जो स्थापना है दोस्तों 1894 में हुई थी और वर्किंग 1895 में स्टार्ट होगी। इसके एमडी और सीईओ कौन है, मल्लिकार्जुन राव। तो याद रखना एसएस मल्लिकार्जुन राव इसके जो है वो एमडी और सीईओ है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स 123 सेविंग अकाउंट विद बेनिफिट्स ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शंस। तो अगर इस पेमेंट बैंक के आप कस्टमर हो तो आप इस रिवॉर्ड 123 को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसकी कुछ मिनिमल कॉस्ट जो है वो उन्होंने रखी है। तो अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है रिवॉर्ड 123 को, और अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो तो उससे आपको क्या मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, रिवॉर्ड 123। और आपको हिंट देता हूं, ये पूरे इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है जिसने इसको जो है वो लॉन्च किया। और वो इंडिया का सबसे पहला पेमेंट बैंक कौन सा है, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो याद कर लेना है, एयरटेल पेमेंट बैंक जो है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो याद रखेंगे बिल्कुल। तो आप यहां पे देख सकते हो एयरटेल पेमेंट बैंक अनाउंस रिवॉर्ड्स 123 सेविंग अकाउंट। और साथ ही साथ आप एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जान ले कि इसको 2017 में जो है वो बनाया गया था, भारतीय एयरटेल की तरफ से इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों आपको न्यू दिल्ली मिलेगा और इसके एमडी और सीईओ कौन है, अनुब्रता विश्वास। कौन है, अनुब्रता विश्वास। और दोस्तों एक बात याद रखनी है, इसमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको, लाइक इसमें हर मंथ जो है वो आपको कैशबैक मिलेगा। इवन एक एनुअल कैशबैक दिया जाएगा 960 रुपीज़ का, क्योंकि इसकी एनुअल फीस भी ली जा रही है। इसकी एनुअल फीस जो है वो 299 रुपीज़ हैं। तो इसमें जो है वो अनलिमिटेड डिपॉजिट आप कर सकते हो। इसमें कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा दी गई हैं कस्टमर्स को। इवन इसमें जीरो मिनिमम बैलेंस रखने के लिए कहा गया, और फ्री प्लैटिनम ऑनलाइन मास्टर कार्ड डेबिट कार्ड भी जो है वो आपको दिया जाएगा। और एप्लीकेशन यूज करनी है एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन, उसके थ्रू जो आप इसको असेस कर सकते हो। तो क्या क्या मिलेगा वो आपको कोई नहीं पूछने वाला, ये सिर्फ न्यूज को याद रखने का एक तरीका है। तो आपने याद रखना है रिवॉर्ड्स 123 किसका है, एयरटेल पेमेंट बैंक का है, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ डैश ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग बाय 2022 एंड डैश ब्लेंडिंग बाय 2025। तो इंडिया ने एक टारगेट रखा हुआ है कि यार हम बहुत ज्यादा जो इंपोर्ट करते हैं वो ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर। और इवन जितना इंपोर्ट आता है उसमें 70% पैसा जो है वो ऑयल में चला जाता है। तो ये डिपेंडेंसी हमने कम करनी है, पोल्यूशन को कम करना है। एथेनॉल उसके लिए जाना जाता है कि पोल्यूशन को कम कर देगा व्हीकल्स के अंदर या जहां पे भी पेट्रोल यूज हो रहा है, और साथ में हमारा इंपोर्ट भी जो है अपने आप कम हो जाएगा। तो हमने सोचा कि यार एथेनॉल की अगर पेट्रोल में हम मिक्सिंग कर दें तो उससे क्या होगा, ये दोनों चीजों का हल जो है वो यहाँ पे हो सकता है। और अगर हल हो जाएगा तो इसका मतलब फ्यूल का प्राइस भी जो है वो क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि 2022 तक हमने जो है वो 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है, 20% ब्लेंडिंग करनी है 2025 तक। तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर जो है वो यहां पे हो जाएगा। मतलब 10% जो है वो एथेनॉल होगा, 90% पेट्रोल होगा। 2025 तक 20% एथेनॉल हो जाएगा, 80% जो है वो क्या होगा, पेट्रोल होगा। तो इस तरह का हमने टारगेट जो है वो यहां पे रखा हुआ है। तो इसको आपने याद रख लेना है। और इसमें मैं एक दो चीजें आपको और बता देता हूं ताकि न्यूज जो है वो लंबे समय तक आपको याद रहे। रिसेंटली इंडिया ने
7.2% का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। कितना टारगेट अचीव कर लिया? 7.2% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया है पहले 4 महीनों के अंदर ही, क्योंकि हमने जो टारगेट रखा था फाइनेंशियल ईयर जो एथेनॉल सप्लाई का है वो है दिसंबर 2020 से लेकर नवंबर 2021 तक। तो ये फाइनेंशियल ईयर है इसका एथेनॉल ब्लेंडिंग का, तो एथेनॉल सप्लाई ईयर कहा जाता है इसको। 2020-21 दिसंबर 2020 में स्टार्ट होगा, नवंबर 2021 में खत्म होगा। तो अभी तक हमारा जो सबसे हाईएस्ट था वो 5.2% ब्लेंडिंग था, लेकिन अभी हमने 7.2% तक लेके आ चुके हैं। और ये एक आइडिया है कि जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, अगर जिन भी कंपनीज के साथ उन्होंने एथेनॉल को उठाने का टारगेट रखा हुआ है, अगर वो सारा का सारा एथेनॉल वहां से उठा लेते हैं तो नवंबर 2021 तक हम 8% तक ले आएंगे। तो 2022 तक 10% अचीव करना तो यार बहुत ही सिंपल सा टारगेट जो है वो हो जाएगा। तो मतलब अगर इस तरह से हम करते हैं तो हम जरूर इस लक्ष्य को जो है वो प्राप्त कर लेंगे। और ये एथेनॉल आएगा कहां से? ये जो गन्ने का छिलका है वहां से आ जाएगा, गन्ने के रस से आ जाएगा, शुगर से आ जाएगा, कोई भी शुगर सिरप है वहां से ले सकते हैं, मक्की है हमारी वहां से आ जाएगा, कोई भी राइस है उससे हम वहां से ले सकते हैं। तो बहुत सी चीजों से जो है वो ये एथेनॉल जो है वो हम लेके आ सकते हैं। और दोस्तों आपने याद रखना है कि ये एथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम है, ये एथेनॉल ब्लेंडिंग जो प्रोग्राम है ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 2003 में स्टार्ट किया गया था बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड द नेचुरल गैस। इसका एम यही था कि पोल्यूशन को हमने क्या करना है, कम करना है। और शुगर इंडस्ट्री को इसमें सहायता मिलेगी, क्योंकि जो भी उनका वेस्ट होगा वो बेच सकेंगे आगे, तो उनको बेनिफिट हो जाएगा। और हमारी इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अभी तक हमने 7.2% को अचीव कर लिया है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि क्या टारगेट्स यहां पे रखे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। हु लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक इन इंडिया? तो यार आप डिस्प्यूट्स के लिए कहां पे जाते हो? कोर्ट में। कोर्ट में जाओगे 10-12 साल आपके खराब हो जाएंगे। मतलब हमारा कोर्ट का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा पेडेंसी सिस्टम है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो आपको वहाँ पे लग जाएगा। इवन 4 करोड़ के आसपास जितनी भी कोर्ट्स हैं इंडिया में ऊपर से लेकर नीचे तक, उसमें केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब आपका नंबर जो है वो कब आएगा, तो इसके ऊपर जो है वो चर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए एक हैंडबुक रिलीज किया गया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक। यार कोर्ट में जाने की बजाय ऑनलाइन ही उस डिस्प्यूट को क्या कर लें, रिजॉल्व कर लें, कोर्ट के बाहर ही उसको क्या कर लें, रिजॉल्व कर लें। ये हैंडबुक दोस्तों किसकी तरफ से रिलीज की गई है? नीति आयोग की तरफ से रिलीज की गई है। नीति आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था, आप सबको पता है, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था ऑफिशियली। और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी हैं, ये भी आप याद रखोगे, अमिताभ कांत जी। और रिसेंटली अमिताभ कांत जी ने एक डिजी बॉक्स भी जो है वो क्या किया था, उसका उद्घाटन किया था, जिसमें आप अपनी स्टोरेज रख सकते हो ऑनलाइन। ये इंडिया का जो है वो इंडिजीनियस जो है वो स्टोरेज क्लाउड था, जिसका नाम था डिजी बॉक्स। और दोस्तों इसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे हमारे, मतलब नरेंद्र मोदी जी हैं आजकल। और डिप्टी चेयरमैन मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ये सारी चीजें आपने याद रख लेनी। और बहुत सिंपल से बस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हैंडबुक जो है वो नीति आयोग की तरफ से रिलीज की गई है। तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। और इवन इस बुक का जो उद्घाटन है वो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने इसका जो है वो उद्घाटन किया है। इसको भी आपने याद रखना है, जो डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और ये मैकेनिज्म है जिसको आप अपने कोर्ट के बाहर जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें नेगोशिएशन हो सकती है, मीडिएशन हो सकती है कि तीसरा बंदा आके जो है वो सॉल्व कर जाए, इसमें आर्बिट्रेशन हो सकती है, जानबूझ के जो है वो इसको सॉल्व किया जाए, मतलब किसी भी तरह से इसको जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। और डिजी बॉक्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये भी अमिताभ कांत सीईओ ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पंजाब एंटी कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव? तो ये क्वेश्चन पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको एक हिंट देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उनको स्टेट आइकन ऑफ पंजाब भी कहा। क्या कहा? स्टेट आइकन ऑफ पंजाब। रिसेंटली स्पाइस जेट ने अपनी एयरलाइन के ऊपर उनका चेहरा लगाया और उनको एक आप कह सकते हो सम्मान दिया। इवन उनको लोगों ने मसीहा कहा जब लॉकडाउन लगा हुआ था, क्योंकि उन्होंने फूड और ट्रेवल की व्यवस्था की थी माइग्रेंट वर्कर्स की, मतलब उनको खाने की, रहने की, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की जो है वो व्यवस्था की थी पूरे इंडिया के अंदर। उन्होंने बसेस को चलाया। तो मेरे ख्याल से इतना कुछ बता दिया उन्होंने, उनको फिर मसीहा कहा गया। फिर उन्होंने एक बुक लिखी, आई एम नो मसीहा।
आई एम नो मसीहा। ये बुक उन्होंने लिखी कि यार मैं कोई मसीहा नहीं हूँ, ये मेरी ह्यूमैनिटी है और ये मेरी ड्यूटी है बेसिकली एक ह्यूमन टू ह्यूमन की मुझे सेवा करनी चाहिए। और ये बंदा कौन है दोस्तों? वन एंड ओनली सोनू सूद। तो हमारी तरफ से भी उनको एक ट्रिब्यूट है कि यार उन्होंने इतने अच्छे काम किए हैं, तो बेसिकली उनको ये ब्रांड एम्बेसडर बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी था। और इवन उनकी पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग वो जागरूक करेंगे लोगों को कि यार अब वैक्सीनेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगवाओ। और वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, मोगा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर, वहाँ से वो क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और उन्होंने अपनी ये जो बुक है आई एम नो मसीहा, ये चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के हैं उनको भेंट भी किया, उनको गिफ्ट भी दी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह, सोनू सूद जी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दूसरी डोज जो है वो लगवाते हुए वैक्सीनेशन की, और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और रिसेंटली इनको मैं बता चुका हूं स्टेट आइकन ऑफ पंजाब भी जो है वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं और ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल डेस्क पार्टनर विद विच कंपनी टू प्रोवाइड ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन, मतलब कौन सी कंपनी को जो है वो बिल डेस्क जो है वो ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कंपनी इंपॉर्टेंट है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन जो है वो रिसेंटली एसबीआई के साथ भी इन्होंने टाई अप किया था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके, लेकिन जेपी मॉर्गन के जितने भी कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं उनकी जितनी भी पेमेंट्स होंगी ऑनलाइन पेमेंट्स, वो बिल डेस्क का जिन जिन के साथ टाई अप्स होगा उसके थ्रू जो वो पेमेंट्स की जा सकती हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कहूँगा, बस इतना कि याद कर लें जितना जो है वो इस के अंदर जो है वो लिखा हुआ है, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ना ही जेपी मॉर्गन के बारे में पढ़ने की जरूरत है, ना ही बिल डेस्क के बारे में पढ़ने की जरूरत है। बस इतना याद रखना है कि बिल डेस्क की जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी उनकी आप कह सकते हो पेमेंट सोल्यूशंस हैं, उनको यूज करके जेपी मॉर्गन के जो क्लाइंट्स हैं वो अपनी पेमेंट्स कर सकते हैं। सारा प्रोसेस यार ऑटोमेटिक है आजकल, और ट्रांजेक्शन भी जो है वो क्या होंगी, सिक्योर होंगी, और किसी भी बैंक के पार्टनरशिप की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बिल डेस्क के जो है वो इतने ज्यादा पार्टनरशिप्स की हुई हैं। तो आंसर याद रखना है किसका होगा, जेपी मॉर्गन। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इसको थोड़ा सा आपने याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन यार एक टारगेट मैंने आपको बताया हुआ कि 700 प्लस लाइक्स शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है माई गवर्नमेंट इंडिया के साथ। किसके साथ पार्टनरशिप की है, माई गवर्नमेंट इंडिया, टू ज्वाइंटली फॉर्मुलेट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एग्रीकल्चर हैकथन। तो एग्रीकल्चर हैकथन का मतलब है इन्होंने कुछ स्टार्टअप्स को, इन्होंने जो है वो कुछ कंपनीज को, कुछ इंडस्ट्रीज को बुलाया है इसके अंदर कि आओ और सोल्यूशन बताओ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम किस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर जो पानी की समस्या है उसको दूर कर सकते हैं। और इसमें एक तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड तो है ही है, एक कंपनी है, और एक माई गवर्नमेंट इंडिया प्लेटफॉर्म है। माई गवर्नमेंट इंडिया यार प्लेटफॉर्म आप लोगों को शायद पता होगा, बहुत से बच्चे जो है वो इससे अवेयर हैं कि क्या होगा इसका मतलब। मैं आपको बता देता हूं फिर भी कि 2014 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और इसका मतलब था ये एक वेब पोर्टल है, इसके अंदर अगर आप कोई भी सुझाव सरकार को देना चाहते हो, कोई भी सुझाव किसी भी तरह का सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, वो आप दे सकते हो और सरकार उसके ऊपर चर्चा करेगी और सरकार उसके ऊपर बात करेगी। अगर अच्छा होगा तो सरकार उसको इंप्लीमेंट करेगी। ये जब मोदी जी आए थे तब बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो उनकी तरफ से लिया गया था, और आप इसको एप्लीकेशन के ऊपर या वेब पोर्टल के ऊपर आप इसको देख सकते हो। और वो अलग अलग चैलेंजेस भी देते रहते हैं इसके अंदर कि ये बनाओ और ये करके दिखाओ। तो यही एक एग्रीकल्चर हैकथन है, ये भी यहीं पे होगी, और इसमें जो है वो स्टार्टअप्स हो गए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बुलाया गया है कि इनोवेटिव आइडियाज दो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके हम जो है वो पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वाटर स्कैर्सिटी जो आ रही है, फ्रेश वाटर को किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी। और खास करके इसका बेनिफिट किसको होगा, फार्मर्स को होगा, इसलिए एग्रीकल्चर आ गया। तो ये है दोस्तों हमारे पास कौन सी कंपनी, गूगल। तो ये तो याद रहेगा यार, और तो इसमें कुछ बताने की वाली बात ही नहीं है। गूगल का गठन कब हुआ था, 1998 में गूगल को बनाया गया था दो बंदों के द्वारा, जिसका नाम था लैरी पेज और एक नाम था सर्जे ब्रिन। तो याद रहेगा सर्जी ब्रिन और लैरी पेज। लैरी पेज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक अल्फाबेट, ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, पहले आया हुआ अब नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे बनी थी। ये अल्फाबेट जो है वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गूगल की। तो ये भी आपने जो है वो साथ में याद रखना है। तो बहुत सी चीजें आपको यहां से पता लग गई हैं। और दोस्तों तो आप यहाँ पे भी पिक्चर के अंदर देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर हैकथन, और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, गूगल और माई गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से इसको लॉन्च किया गया ताकि पानी की समस्या को जो है वो दूर किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ। और रिसेंटली यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अब देखो कितना चलन जो है वो इसका बढ़ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक सुपेस नाम से आर्टिफिशियल टूल जो है वो स्टार्ट किया, जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। तो बहुत ही सिंपल है नाम, सुप्रीम कोर्ट का एक पोर्टल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कोर्ट की एफिशिएंसी
एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, जिसका नाम क्या है, सुपेस। इससे क्या होगा कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जजेस को हेल्प मिलेगी कि कोई भी रेलेवेंट फैक्ट जो है वो उस केस से रिलेटेड होगा, कोई भी लॉ उससे रिलेटेड होगा, वो उनको बता देगा, रेदर देन उनका जो टाइम है वो यहां से बच जाएगा। जजमेंट तो यार जज नहीं देनी है, वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो नहीं सकता, तो इसलिए जो है वो इसके ऊपर जो है वो काम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक पोर्टल जो है वो यहां पे लॉन्च कर दिया। तो इसको याद रखना है, ये हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 1-2 दिन पहले ही कवर किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन के ऊपर गूगल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रख सकते हो कि मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच हैज बिकम द फर्स्ट ट्रेड्स platform to record the highest monthly transactions volume of rupees 1000 crore in month of March 2021। ये क्वेश्चन जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें एक वर्ड जो है जिसके कारण मैं ये क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, ताकि यार आपको उसका मीनिंग जो है वो मैं एक बार बता दूं कि ट्रेड्स जो है वो होता क्या है। ट्रेड्स का मतलब दोस्तों क्या है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। ट्रेड्स जो है वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे जो स्मॉल बिजनेसमैन होंगे, लाइक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज वाले लोग होंगे, उनको वहां से पैसा मिल सकता है इस रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम के थ्रू, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। इसमें पैसा कैसे मिलेगा, जो भी इनके पास चीजें हैं ये वहां पे ट्रेड करेंगे, उसकी ऑक्शन होगी, उसकी ऑक्शन के थ्रू इनको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो मतलब अगर मेरे पास कोई चीज है, मैं कोई बिजनेसमैन हूं, तो मैं वहां पे उसकी ऑक्शन करूंगा, उसको ट्रेड करूंगा, जो बंदा वहां पे खरीदने वाला होगा वो इसको खरीद लेगा, तो खरीदेगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, कैपिटल मिल जाएगी। तो ये है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। और ये पहला ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर, और इसका नाम है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मतलब जो आपके पास चीज पड़ी हुई है, सामने वाले के पास पड़ी हुई है, वो यहां पे क्या कर सकते हो, आप एक्सचेंज कर सकते हो। और इसमें सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं दोस्तों मार्च 2021 में 1000 करोड़ रुपीस की। लेकिन ये स्पेसिफिक एक महीने की बात हो रही है, तो इसका मतलब हर महीने डेटा आ रहा है, ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल, और इसको आप स्किप कर सकते हो। सिर्फ इसमें समझाना क्या था कि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है बेसिकली क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो ऐसा ना हो कि मतलब आपको पता ही ना हो। और ये रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया 2016 में बनाया गया था। ये दो कंपनीज का, ये आप कह सकते हो दो ऑर्गेनाइजेशन का एक ज्वाइंट वेंचर है। एक इसमें जो है वो इन्वॉल्व है सिडबी, और एक इसमें इन्वॉल्व है हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज है तो कोई ना कोई स्टॉक एक्सचेंज तो इसमें होगी ही होगी। तो आप यहां पे देख सकते हो RXIL, जिसका मतलब है रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया, NSE और सिडबी का जो है वो क्या है, ज्वाइंट वेंचर है। तो इसमें और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च 3 मेंबर क्रू टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां से हम काफी चीजों को असेस करते हैं स्पेस के अंदर, और जहां पे हम अपने क्रू मेंबर्स को भेज सकते हैं। एक तरह से वो रेस्टिंग प्लेटफॉर्म होता है स्पेस के अंदर, जहां पे आप ठहर सकते हो। ऑलरेडी 7 जो हैं वो वहां पे 7 मेंबर जो हैं वो वहां पे बैठे हुए हैं, 3 और ऐड हो जाएंगे, तो वहां की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इसलिए इसको याद रखना है यार, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यहां पे बात हो रही है, और यहां पे हम कौन सी कंट्री की बात करें, यहां पे बात हो रही है रशिया की। रशिया ने रिसेंटली एक गैगेरियन रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है 3 क्रू मेंबर्स के साथ। और गैगेरियन से आपने याद रखना है किसकी बात कर रहा हूं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं यूरी गैगेरियन। किसकी बात कर रहा हूं, यूरी गैगेरियन की बात कर रहा हूं, जो कि सबसे पहले ह्यूमन थे जिन्होंने स्पेस के अंदर ट्रेवल किया था। सबसे पहले ह्यूमन, और कौन से ईयर में, 1961 में 12 अप्रैल को इन्होंने वहां पे कदम रखा था। और इनका जो स्पेस क्राफ्ट था उसका नाम था वोस्टॉक 1। तो ये भी आपने याद रखना है, वोस्टॉक 1 पे ये वहां पे गए थे यूरी गैगरिन 1961 में 12 अप्रैल को। इसलिए 12 अप्रैल को हम एक डे भी मनाते हैं दोस्तों, कौन सा, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, वो भी 12 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इसी के कारण, क्योंकि यूरी गैगरिन जो है वो वहां पे पहुंचे थे। और इस साल 60th एनिवर्सरी है, क्योंकि 1961 की बात करें, अभी 2021 में 60th एनिवर्सरी है यूरी गैगरिन की वहां पे स्पेस में जाने की। तो इसलिए आपने जो है वो ये चीजें याद रखनी है। और रशिया ने इसको जो है वो 60th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया, और 3 अपने कॉस्मोनॉट्स को वहां पे भेजा है। नाम नहीं याद करने, 2 जो है वो रशिया से, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो 3 वहां पे भेजे हैं। ऑलरेडी वहां पे 4 अमेरिकन बैठे हुए हैं, 2 रशियंस बैठे हुए हैं, एक जापानीज बैठा हुआ है। तो 7 तो यार पहले से ही थे, अब 3 जो है वो और ऐड हो चुके हैं। तो इसको जो है वो आप यहां पे याद रखोगे। इसका मतलब अगर मैं इसको रब करके आपको बताऊं कि 5 तो अब वहां पे क्या हो चुके हैं, अमेरिकन हो चुके हैं। और अगर आप देखोगे 3 और 2 4 जो हैं वो यहां पे क्या हो चुके हैं, रशियंस हो चुके हैं।
क्योंकि 2 पहले थे, 2 अब चले गए हैं, एक जो है वो वहाँ पे जापानीज बैठा हुआ है, तो वहाँ पे 10 जो है वो पॉपुलेशन हो चुकी है। बस सिंपल, और चीज़ें इसमें याद करने की जरूरत नहीं। और इंडिया की तरफ से जो सबसे पहले एंटर किया था स्पेस में, वो बंदा कौन था? राकेश शर्मा। कौन था? राकेश शर्मा। और वो भी जो है वो रशियन एयरक्राफ्ट ही था जिसमें वो गए थे, उसका नाम था सोइस T11, नॉट 1, T11, ये आप याद रखोगे। सोइस T11, वो 1984 में गए थे, राकेश शर्मा, बिल्कुल याद रखेंगे। रशिया के बारे में आपको पता है, व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को, करेंसी जो है वो रूबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, और यहां पे भी आप देख सकते हो गैगेरियन। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास लीलावती अवार्ड्स 2020 वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये दिए जाते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिए जाते हैं, मतलब रमेश पोखरियाल जी की तरफ से दिए गए, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हरिद्वार है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हरिद्वार है, उत्तराखंड है, तो इसको आप याद रखेंगे। लेकिन लीलावती अवार्ड्स दोस्तों बहुत सी कैटेगरीज के अंदर दिए जाते हैं, अगर मैं इसकी सब कैटेगरीज ना भी बनाऊं तब भी ये जो है वो दोस्तों 6 कैटेगरीज के अंदर दिए जाते हैं, जैसे कि वुमेन हेल्थ हो गया, सेल्फ डिफेंस हो गया, सैनिटेशन, हाइजीन, लिटरेसी, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल अवेयरनेस, तो इन सब के अंदर मिले हैं। लेकिन आपने जो है वो एक बार पढ़ लेना, इस चार्ट को देख लेना है, लेकिन इससे क्वेश्चन आना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसकी 6 कैटेगरीज हैं, फिर इसके सब थीम्स हैं, तो अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ये दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ जरूर लें। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। उसमें पहला हमारे पास पॉइंट है, नेशनल सेफ मदरहुड डे 2021 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। 11 अप्रैल को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। ये लोगों को अवेयर करना है, जिसमें प्रेगनेंसी केयर, सेफ डिलीवरी, चाइल्ड बर्थ के बारे में जो है वो अवेयर करना है, और साथ में एनीमिया को रिड्यूस करने के बारे में बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन नहीं कहूंगा, और ना ही पूछे जाने के चांसेस आपके पास ज्यादा है, लेकिन एक इमोशनल डे है, क्योंकि मदरहुड के बारे में जो है वो जागरूक करता है। नेक्स्ट, प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंटेड कल्पना संपत एज दी एमडी एंड सीईओ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आपने कल्पना संपत का नाम एक बार जो है वो अपने दिमाग में रखना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है दोस्तों, रमेश पोखरियाल जी ने AICT लीलावती अवार्ड जो है वो दिए हैं, तो इसका मतलब ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट, L&T कंस्ट्रक्शन बैग्स ऑर्डर टू सेट अप 1.5 गीगावाट सोलर प्लांट इन सऊदी अरेबिया। तो इंडिया की कंपनी जिसका नाम है लार्सन एंड टर्बो, उनको 1.5 गीगावाट का एक सोलर प्लांट सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर लगाने की जिम्मेवारी जो है वो यहाँ पे मिली है। तो मतलब ये सऊदी अरेबिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर प्लांट होगा, जो हमारी कंपनी जो है वो वहां पे लगा रही है, और इसकी 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए जो है वो कॉस्ट आएगी टोटल। तो मतलब क्लीन एनर्जी का एक सोर्स वहां पे जनरेट हो जाएगा। तो L&T के बारे में याद करने की जरूरत नहीं, सऊदी अरेबिया के बारे में याद रखना ही रखना है। कैपिटल रियाद है, करेंसी सऊदी रियाल है, क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सैयद। नेक्स्ट है, रीन्यू पावर प्लेस्ड टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2050। तो रीन्यू के बारे में दोस्तों याद रखना है, क्योंकि रीन्यू एक ऐसी एजेंसी है जो सरकार की हेल्प कर रही है कि सरकार के जो रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं उसको अचीव करने में सरकार को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ऑलरेडी इनका टारगेट है कि 18.5 गीगावाट हमने एनर्जी को प्रोड्यूस करना है 2025 तक, जो कि क्लीन एनर्जी होगी। ऑलरेडी ये 9 गीगावाट के आसपास तो कर ही रहे हैं, तो मतलब डबल करना है बस, उससे ज्यादा। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 2021 12 अप्रैल। ये हम बात कर ही चुके हैं, क्योंकि यूरी गैगरिन जी जो है वो इसी दिन गए थे, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। 11 और 12 अप्रैल 2021 का क्वेश्चन क्या था? अजंता एंड एलोरा केव्स आर सिचुएटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो अजंता केव दोस्तों आपको पता है, अजंता केव्स जो है वो बुद्धिज्म के बारे में बताती है, एलोरा केव्स बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म की पेंटिंग्स जो है वो वहां पे आपको गुफाओं के अंदर मिल जाएंगी। तो अजंता केव्स जो है वो दोस्तों औरंगाबाद में सिचुएटेड है, महाराष्ट्र के अंदर, और एलोरा केव्स भी जो है वो औरंगाबाद में है। और एलोरा केव्स अगर आप देखोगे एग्जैक्टली औरंगाबाद में आपको मिल जाएगा। अजंता केव जो है वो एग्जैक्टली जलगांव के पास आपको मिलेगा, जलगांव, जो कि औरंगाबाद से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर के आसपास जो है वो दूर है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? इसका औरंगाबाद होगा। याद रखना है अजंता एंड एलोरा केव्स। और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है अजंता और एलोरा केव्स का, ये जाता है दोस्तों गुप्तास के टाइम पीरियड पे। कब? गुप्तास के टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, द पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड इज नोन एज। जहां पे पूरी बॉडी का मास जो है वो कंसंट्रेट होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार साइंस का, लेकिन इसको फटाफट आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और कमेंट बहुत ही कम बच्चे आजकल कर रहे हैं, तो यार 700 प्लस लाइक्स करने हैं। जैसे ही कमेंट करोगे, जैसे ही लाइक करोगे कमेंट करना है, जैसे ही कमेंट करोगे लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने नहीं किया वो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करें वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और यार इस चैनल को आपने हर वीडियो देखने के लिए
आपने जो है वो बेल बटन को प्रेस कर देना। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि हम अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, आपको हर तरह का नॉलेज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा बिकॉज 90 to 95% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे द्वारा कवर किए जा रहे हैं। ये अफेयर्स क्लाउड की जेन्युइनिटी है, ये अफेयर्स क्लाउड टीम का हार्डवर्क है। तो इसके ऊपर आपने बिल्कुल आप आंखें बंद करके रिलाई कर सकते हो। ये मेरा जो है वो आपसे वादा है कि आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग होगा। तो आज ही यार पीडीएफ्स को बाय कर ले, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं, प्राइस बहुत ही कम है, 10% डिस्काउंट उसके ऊपर भी मिल रहा है आपको। इस कोड को यूज करके H10 को आप कोड को यूज कर सकते हो। और लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस ना लें, हमेशा खुश रहें। खुश रहेंगे तो आपका एग्जाम भी जल्दी क्लियर होगा और आप अपने टारगेट के ऊपर भी एकदम रहेंगे। और मेरा हमेशा मानना है कि आपने जो है वो ह्यूमैनिटी को हमेशा सपोर्ट करना है, हमेशा ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करना है। बाकी सारी चीजें अचीव हो सकते हैं लेकिन ह्यूमैनिटी जो है वो अंदर से आ सकती है, इसलिए उसको जो है वो हमने अचीव जरूर करना है। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।